नमस्कार, आइंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। अदृश्य दुश्मन कौन? हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जहां इस समय खोज की जा रही है कि वो अदृश्य दुश्मन कौन है जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कौन है जो पार्टी की छवि को तार तार कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कोलार में बैठे तो चर्चा कई तरह की हुई, लेकिन एक चर्चा सबसे बड़ी यह है कि इस पर चिंता जताई गई है और यह कहा गया है कि आखिर वो लोग कौन है जो पार्टी के भीतर रहकर या बाहर रहकर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को तलाशिए। अब पार्टी इसी चुनौती से लड़ने के लिए एक अलग तरह की रणनीति तैयार कर रही और कई बार तो बीजेपी जब बैठ के करती है तो फिर कांग्रेस की नजरें दूसरी तरफ चली जाती है, उनको कुछ और दिखाई देता है। लेकिन बीजेपी ये जानती है कि कब क्या और कैसे करना है और इसीलिए जब पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बी डी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, या फिर संगठन मंत्री सुभाष भगत, सह संगठन मंत्री हितानंद, जब चारों महारथी एक जगह बैठे और बात हो तो उसमें फिर यह भी खबर आ रही है कि वो बात कई मुद्दों पर हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभी चिंता पार्टी के भीतर यह है कि छवि को कैसे निखारा जाए, यानी वो अदृश्य दुश्मन कौन है जो जाकर पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। उसमें वो मंत्री भी हो सकते हैं जिनसे उम्मीदें की जा रही हैं कि जनता के हित में काम करें, लेकिन लगातार सवालों के घेरे में हैं। उनमें वो लोग भी हो सकते हैं, संगठन के लोग भी हो सकते हैं, और उनमें वो लोग भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाई और ऐसे लोग काम संभाल रहे हैं। ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है जो आ तो गए पर पार्टी के हित में उस तरह से काम नहीं कर रहे। तो अब बीजेपी तलाश रही है अदृश्य दुश्मन कौन। जरा सुन लेते हैं क्या कहना है बीजेपी का और फिर कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए। सामूहिक आधार पर नेतृत्व जब बैठता है, चिंतन करता है, तो सामने वाले खेमे में चिंता पैदा हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या करने वाली है। चूंकि वे शोषक समाज जो कांग्रेस का है, वो चिंता उसका होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस उसी तेजी से सिमट रही है। जो राजनीतिक दल सत्ता में है उसके 4-5 शीर्ष नेता बहुत फुर्सत में तो नहीं है, उन्हें सरकार चलाने का दायित्व है, पार्टी चलाने का दायित्व है। यदि वो 4-5 घंटे कहीं बैठ रहे हैं या 10 घंटे बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में उन्हें घबराहट तो है। अब वो अदृश्य ताकत कौन है? अच्छा, चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे। तो कांग्रेस तो कह भी रही है कि जब 4 बड़े लोग बैठ जाएं और कहें तो फिर वो वही समझें कि अदृश्य दुश्मन कौन है। पर ऐसी चर्चा है बीजेपी के भीतर कि इस बात पर भी चर्चा हुई है। मेरे साथ इस वक्त चिंतामणि मालवीय जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। साथ ही पीसी शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, पूर्व मंत्री हैं। पीसी शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। पीसी शर्मा जी, ये जो कांग्रेस तलाश रही है अदृश्य दुश्मन कौन है, कांग्रेस तो नहीं है? किसका दुश्मन है? बीजेपी तलाश रही है कि कौन है वो अदृश्य दुश्मन जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। जी जी है जी जी बीजेपी को अदृश्य दुश्मन नुकसान पहुंचा रहा है, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, दुश्मन तो वहाँ भाई जो सरकार बनाने के लिए करोड़ों रुपए देकर सरकार गिराएगा, लोगों को खरीदेगा, तो निश्चित तो जो लोग जाएंगे वही तो दुश्मन होंगे उसके। भाई आज बीजेपी का जो सालों साल का खून पसीना से जिन्होंने वहाँ सेवा की है, अपनी सब कुछ गवा दिया है, वो बाहर क्वारंटाइन हो गए। तो निश्चित तौर पर ये सब स्थितियाँ वही है कि खरीद फरोख्त से कोई भी चीज लोगे आप तो वहाँ पे ये स्थिति बनेगी। इसलिए दुश्मन पहुंच चुके हैं, इसलिए अब बाहर से किसी को कुछ स्थिति नहीं जो उनको नुकसान पहुंचा पाएगी, अंदर ही होगा जो भी नुकसान होगा। जी, चिंतामणि मालवीय जी, कौन है अदृश्य दुश्मन? ऐसा कहा जा रहा है जब पार्टी के 4 वरिष्ठ नेता बैठे तो चर्चा इस पर बहुत ज्यादा हुई है। कुछ पार्टी के भीतर है, कुछ पार्टी के बाहर है। क्या कोई ऐसा है जो छवि को तार तार कर रहा है पार्टी की? चिंतामणि जी की व्यस्तता नजर आ रही है, उनसे जवाब लूंगा मैं। मेरे साथ जयराम शुक्ल सर जुड़े। सर, जब पार्टी बड़ी हो जाती है तो फिर कई तरह के लोग पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लगातार पार्टी से जुड़े रहे हैं, पार्टी की कार्यशैली को समझते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आ तो जाते हैं लेकिन फिर अलग तरह का काम करते हैं, वो अपने स्वार्थ बस काम करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जब पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे तो चर्चा इस बात को लेकर भी हुई है और जो केंद्र ने भी इस पर चिंता जताई है कि उन अदृश्य दुश्मनों को खोजिए जो पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। देखिए, एक सामान्य नियम है कि राजनीति का वर्ग चरित्र एक जैसे होता है, रैपर भले अलग अलग हो। यानी कि सत्ता में जब कम्युनिस्ट पार्टी कभी आएगी या पश्चिम बंगाल या केरल में थी, तो वो तमाम दुर्गुण उसमें जो कि सत्ता में रहने में कांग्रेस में रहते हैं, जो सत्ता में रहने में बीजेपी में रहने हैं, ये एक स्थायी वर्ग चरित्र है। सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दलों के चरित्र में परिवर्तन आ जाता है और जो विपक्ष में रहते हैं उसमें भी तब कम नजर आता है। होता ये है कि राजनीति में लोग क्यों आते हैं? क्या समाज सेवा करने के लिए आते हैं? नहीं, राजनीति की समाज सेवा आजादी के बाद खत्म हो गई, मतलब आजादी मिलने के बाद खत्म हो गई। उससे पहले राजनीति का एक लक्ष्य था स्वतंत्रता प्राप्त करना। इसके बाद का जो लक्ष्य हो गया वो कहने की जरूरत नहीं, क्या प्राप्त करने के लिए राजनीति है ना। तो वो कुल मिला के एक इन्वेस्टमेंट का धंधा हो गया है। तो किसी भी राजनीतिक दल का, मतलब मैं सत्ता से जुड़ने वाली पार्टी का एक छोटा सा भी कार्यकर्ता एक शेयर चाहता है छोटे दर्जे पे, चाहे वो पंचायत दर्जे का ही शेयर हो या विधानसभा या लोकसभा या प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार। हर कार्यकर्ता के दिमाग में एक तीव्र लालसा, तीव्र आकांक्षा होती है कि सत्ता और रसूख में उसकी भी भागीदारी हो। और ये जो भागीदारी का संघर्ष है ये हर राजनीतिक दल में मिलेगा। और इसीलिए पार्टी के भीतर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आप केंद्र में भी देख लें, विरोधाभास उभरता है। होता ये है कि जब नेतृत्व दृढ़ होता है उसके हाथ में कुछ ज्यादा ताकत होती है। जो इंदिरा गांधी के पास ताकत थी वो ताकत आज मोदी जी के पास है। इंदिरा जी के सामने भी कोई सर उठाने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन अंदर ही अंदर लावा दागता रहता था। ऐसे ही मोदी जी के उसमें है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी देखें कि अर्जुन सिंह थे, तो तमाम असंतुष्ट गुट अपने सर उठाते रहते थे, उनकी अपनी। उसी तरीके से आप शिवराज सिंह जी को भी उसी संदर्भ में लें। तो जैसा मैंने कहा कि ये सत्ता की राजनीति का स्थायी चरित्र है। एक रामानंद सिंह जी बड़े खाटी नेता हुआ करते थे, हमारे सतना के 3-4 बार सांसद रहे, मंत्री रहे। वो हमेशा एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझाते थे कि ये जो सत्ता है ना, ये ब्रह्म बाबा का चौरा है कि इसमें जो भी आएगा, जो भी पंडा आएगा, चाहे ये पंडा आए चाहे वो पंडा आए, लेकिन वो जो चौरे का चरित्र है वो नहीं बदलता। पंडे का आह्वान उसी अंदाज में होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का आए और कहीं से भी आए और वहां पे बैठे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। चलिए मेरे साथ चिंतामणि जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जुड़ नहीं पा रहे हैं, आज आप कहीं व्यस्त हैं। चलिए, मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 वरिष्ठ लीडर बैठे तो चर्चा कई तरह की हुई। ये कहा गया कि निगम नियुक्ति, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है कि पार्टी में चिंता इस बात को लेकर भी है कि वो अदृश्य दुश्मन कौन है जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा। तो कौन है वो अदृश्य दुश्मन जिसकी चर्चा चल रही? क्या वो कांग्रेस है या पार्टी के भीतर ही ऐसे लोग हो गए हैं जो कहीं ना कहीं छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी विद डिफरेंस है और सामान्य चश्मे से और सामान्य मापदंड से हमारी पार्टी की बैठकों को, हमारी पार्टी के विचार विमर्श को नहीं मापा जा सकता। वास्तव में जिनकी जैसी कल्पना रहती है वैसा वो अनुमान करते हैं, क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ गोपनीय होता है और गोपनीयता अनुमान के रास्ते खोलती है। अनुमान वैसे ही होता है जैसा व्यक्ति का अपना माइंडसेट होता है। तो इसलिए अगर हमारे कांग्रेसी मित्र ये सोचते हैं कि ये कारण रहा होगा, अदृश्य शत्रु रहे होंगे, ये रहे होंगे, वो रहे होंगे, तो ये उनकी कल्पना भर है। वास्तव में तमाम कुछ आंदोलनों को लेकर के चिंता रहती है या योजना रहती है, कभी क्या कार्यक्रम है आने वाले उनको लेकर के बात करनी होती है, जो पदाधिकारी हैं उनको लेकर के बात करना होती है कि भाई जिनको क्या दायित्व दिया जाए। तो बड़ी पार्टी है तो बड़ा विचार विमर्श चाहिए ही, और ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि 4-5 लोग बैठ करके विचार करते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस जैसी तानाशाही है नहीं कि दिग्विजय सिंह ने फरमान दे दिया वो लागू हो गया, कमलनाथ जी ने तय कर लिया वो अंतिम हो गया, ये हमारे यहाँ है नहीं। तो मुझे लगता है कि हरे चश्मे से देखेंगे तो फिर सब शाही दिखाई देगा। नहीं, लेकिन क्या लग रहा है, क्या वो लोग तो नहीं है जो
अलग अलग तरह से, जैसे हमने देखा केंद्र ने इस बात पर कई बार चिंता जताई है कि कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी को छवि के नुकसान पहुंचा रहे हैं। पार्टी करती कुछ है और सरकार करती कुछ है और छवि दूसरी बना दी जाती है। क्या वो है दुश्मन? देखिए, दुश्मन जैसी कोई बात नहीं, ये तो राजनीति की प्रक्रिया है। कहीं अगर ऐसा लगता है कि भाई इन चीजों से नुकसान हो रहा है तो उस पर विचार होना चाहिए, उस पर उसके समाधान की कोशिश होना चाहिए। लेकिन मुझे अभी ऐसा कुछ लगता नहीं कि कोई ऐसी कोई बात रही होगी जिससे पार्टी चिंता कर रही है कि कौन दुश्मन है, कौन अंदर क्या है। क्योंकि अभी तो बहुत चुनौती जैसी बात नहीं है। अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, अभी तो हम सरकार चला रहे हैं, अभी तो ये सब है। तो ऐसा चुनौती जैसी कोई बात नहीं है जो अदृश्य शत्रु अभी ढूंढे जाए, ऐसा है भी नहीं। हमारे यहाँ तो सब लोग मैं सुन रहा था अभी, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं देर से जुड़ा, लेकिन वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि राजनीति का चरित्र ऐसा है। निश्चित रूप से रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में वो लोग हैं जो समर्पण से काम करना चाहते हैं, जिनके लिए समाज का हित पहले है, देश का हित पहले है, और ऐसी एक बड़ी संख्या है। चलिए जी, पीसी शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। पीसी शर्मा जी, चर्चा ऐसी हुई है बंद कमरे में जो बाहर बात निकलकर सामने आई और तलाशा भी जा रहा है, पर ये वो भी हो सकते हैं जो कई तरह के उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी को लेकर, सरकारों को लेकर, वो लोग भी हो सकते हैं। पर बीजेपी कह रही है कि हमारे यहाँ कोई अदृश्य दुश्मन नहीं होता है। पीसी भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए, हम पीसी शर्मा जी से जुड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस समय चर्चा इस बात को लेकर चल रही है और ये बात कोई नई नहीं है। कहा यह गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि हमने जो काम किए हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, या राज्य की सरकार ने जो काम किए हैं उनको कैसा पहुंचाया जाए। कई बार काम अच्छे होते हैं लेकिन लोगों तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, और इसीलिए बीजेपी अब ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ा रही है जो पार्टी की छवि को बेहतर कर सके, आगे पहुंचा सके उन कामों को, चाहे वो केंद्र के रहे हो या राज्य के रहे हो, जिनके जरिए जनता के बीच में अच्छी छवि बन सके। कई बार अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जो बाती बात में ऐसा बयान दे जाते हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने से कुछ दिखते हैं लेकिन अंदर कुछ और काम करते हैं, पूरी तरह स्वार्थ में डूबे होते हैं, जैसा जयराम शुक्ल सर कह रहे थे। तो ऐसे लोगों की भी तलाश हो सकता है कि यही सब वो अदृश्य दुश्मन हो। चलिए, मेरे साथ जयराम शुक्ल सर छोड़े, हम इसी पर विस्तार से बात करते हैं। सर, आप कुछ उदाहरण भी दे रहे थे, अर्जुन सिंह जी की भी आपने बात की, इंदिरा जी की भी की, मोदी जी की भी की। तो क्या पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, वो आज भी वैसी है या दूसरे तरह का डिफरेंस पैदा हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डिफरेंस तो है, क्योंकि एक अनुशासन है उसमें अभी भी बना हुआ है, और जो अनुशासन के दायरे को लांघते हैं उनको उनकी हैसियत बता दी जाती है। लेकिन मैं तो वो मानवीय चरित्र स्वभाव के बारे में कहा कि राजनीति में जो रहता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस में हो या कहीं भी, वो सत्ता और रसूख में अपना एक शेयर चाहता है। कभी वो राजनीतिक समाज सेवा करने नहीं आता है, मतलब ये स्पष्ट रूप से मान लीजिए वो समाज सेवा की राजनीति खत्म। जी। अब रही बात ये अदृश्य दुश्मन की, पार्टी के छत बनाने और बिगाड़ने की, तो ये एक बड़ा साफ और बड़ा स्पष्ट संकेत है। नरेंद्र मोदी जी ने कितने रविशंकर प्रसाद को, प्रकाश जावड़ेकर साहब को, हर्षवर्धन जी जैसे रसूखदार लोगों को, संतोष गंगवार को, ये अच्छे जमे हुए और अच्छे वाक चातुर्य वाले मंत्री माने जाते थे, और बड़े शांत हुए देख के मैं भी बड़ा शांत हुआ कि ऐसे लोगों को उनने मंत्रिपरिषद से बाहर निकाल के बैठा दिया। और पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि इनका उपयोग कहीं प्रवक्ता के रूप में, जैसा कि पहले हुआ करते थे ये प्रकाश जी और रविशंकर जी, हर्षवर्धन जी, इनका उपयोग होगा, तो अभी तक इनका कोई उपयोग हुआ नहीं है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसमें सबका अप्रेजल बन रहा है कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, जो सत्ता में है वो एज ए अपने दायित्वों को लेकर कितना निर्वहन कर रहा है, और किस उससे कर रहा है, जो संगठन में है वो कैसे कर रहा है। मतलब अब एक साफ संकेत नरेंद्र मोदी जी का है कि ठाकुर स्वाति नहीं चलेगी। लगभग उसी ढर्रे में मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेशों को भी कसा है, 2-3 मुख्यमंत्री बदले भी गए हैं। तो उसी पैमाने में केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश सरकारों को भी कसा है, और उसके जो लीडर हैं, संगठन के जो नेता हैं और जो सत्ता में
अगुवाई कर रहे हैं उनसे कहा गया है, जी। कहा गया हो सकता है, मुझे लगता है कि आपको भी, चूंकि चुनाव 1 बरस 1.5 बरस बाद चुनाव होने हैं, इसलिए आप भी इन पैमानों पर अपने मंत्रियों को, अपने पदाधिकारियों को कसिए और निर्ममता के साथ जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको निर्ममता के साथ अलग करिए। संगठन में भी जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उनको अलग करिए और नए लोगों को मौका दीजिए। मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि ये जो गाइडलाइन या जो संकेत केंद्र ने दिया है, ये फलितार्थ हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि ये बरसात के बाद अक्टूबर नवंबर तक में आप देखेंगे कि एक बड़ा चेंज ओवर आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, मंत्रिपरिषद के दृष्टि से भी, नेतृत्व के दृष्टि से भी और संगठन के नेतृत्व के दृष्टि से भी। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों में ये चलना चाहिए। मतलब एक मजबूरी नहीं बन जाना चाहिए कि एक फला चेहरा है तो ये बड़ा स्थायी है, ऐसी कोई बात बननी नहीं चाहिए। और मुझे एक चीज और लगता है कि महत्व, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, इनको काफी महत्व दिया गया, काफी समझा गया, लेकिन इनको भी ये समझाने की कोशिश की गई है या की जा रही है या की जाएगी कि आप कोई लाइन शेयर, या जो कहते हैं ना कि एक रोटी का के टुकड़े में अलग अलग हिस्से होते हैं, उनका अधिकार होता है, तो ये मंत्रिपरिषद या मध्य प्रदेश की सरकार में आपकी शेयरिंग एज सच ऐसी नहीं होगी। सत्ता पलट गई और जो आश्वासन आपने विधायकों और मंत्रियों को दिया था वो हो गया, लेकिन आपके कोटे का मंत्री है और मंत्री रहे और नॉन परफॉर्मर रहे और कार्यकर्ताओं और संगठन की और इन सब के रीत नीति के हिसाब से ना चले तो वो बर्दाश्त नहीं। मुझे लगता है इस तरीके के भी संदेश दिए गए हैं। आप निकट भविष्य में देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद से बाहर होने वाले सदस्य होंगे उनमें से सिंधिया कोटे के लोग भी हो सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ तो परखा जाता है। जी चिंतामणि जी, क्या ये माना जाए कि यहाँ कसौटी पर खरा उतरना बहुत जरूरी होता है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि अनुशासन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने भी कहा कि पार्टी डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या ऐसे लोगों को भी समय समय पर देखा जाता है जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है? ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ मंत्री हैं जिनके विभागों में परिवर्तन कुछ दिनों बाद किए जा सकते हैं या कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती। देखिए सनी साहब, जो हमारे साथ डिबेट में है वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति है। जयराम शुक्ल सर जुड़े हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी जयराम जी बहुत विद्वान व्यक्ति है और वो बहुत स्थापित मूल्यों की विवेचना कर रहे हैं। मैं उनके सम्मान के साथ ये जरूर कहना चाहूंगा, वास्तव में हम जब डिबेट करते हैं तो सैद्धांतिक डिबेट होती है, अभी कोई इश्यू ऐसा राजनीतिक सच नहीं है। तो जहां तक मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत पार्टी है और जीवंतता का जो विशेषता होती है वो होता है परिवर्तन। जो ठीक नहीं है उसे एक तरफ करें, उसे दूसरे काम में लगाएं, जो जिस काम के लिए है वहां उसके लिए अप्रोप्रिएट कार्यकर्ता, अप्रोप्रिएट व्यक्ति वो लगाएं। ये पार्टी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी इस तरह के प्रयोग समय समय पर करती रहती है। देखिए, जड़ हो जाना धीरे धीरे पतन की निशानी। तो जब जड़ता को दूर करना है तो अपने कई प्रिय व्यक्तियों को भी हमें अलग करना पड़ता है, जो किसी से जुड़े हैं, बड़े नेता के खास हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, संगठन में बैठे हैं बड़ी जगह लेकिन समय नहीं दे पा रहे हैं, उनको एक निश्चित स्तर की समझ नहीं है, तो फिर उनको अलग करना और दूसरे कामों में लगाना या उनके स्तर पे। पार्टी बड़ी है, प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए हमारे पास काम है और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता है। ये बहुत अच्छी बात है और इसलिए उसी दिशा में पार्टी लगातार विचार कर रही है। बहुत सारे इस तरह के कयास लगाना है कि ऐसा वैसा वैसा, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बंधुओं की अपनी सोच है। हमारी पार्टी किस तरह हम स्वस्थ तरीके से अच्छा प्रशासन, अच्छा शासन, अच्छा संगठन। लेकिन चिंतामणि जी, क्या आप ऐसा मानते हैं, आप खुद लंबे अरसे से पार्टी से जुड़े रहे शुरुआत से, और एक आप प्रोफेसर होने के बाद पार्टी में आए तो आपको तमाम तरह की चीजों का ज्ञान भी है, भान भी है, पर क्या ये भी आप मानते हैं जब पार्टी बड़ा एक रूप ले लेती है, जब वो बृहद स्तर पर पहुंच जाती है, तो निश्चित रूप से कई ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो नुकसान तो पहुंचाते हैं पार्टी को? देखिए, हाँ, राजनीति तो विषय ऐसा है जहाँ पावर होगा, जहाँ शक्ति होगी, जहाँ एक तरह का रुतबा होगा, वहाँ इस तरह के बगैर तपस्या के, बगैर विचार के, बगैर उस सिद्धांत को पकड़े हुए लोग भी आएंगे जो सिर्फ सत्ता के लिए आते हैं, और वो स्वाभाविक है। वो आएंगे भी, वो रहेंगे भी, वो अपना स्थान भी बनाएंगे,
और हमारी सिद्धता इसी में है कि हम कैसे इस तरह के तत्वों को एक सीमा में रख सकें। पार्टी यदि चलाना है, पार्टी पर अगर वो लोग हावी हो जाएं या इस तरह की सोच वाले लोग हावी हो जाएं तो फिर पार्टी का चेहरा दूसरा होता है। तो ये निरंतर प्रक्रिया है कि हम हमारा मेकअप हमेशा करते रहें, क्योंकि सुधार और बिगाड़ ये साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो सुधार कभी समाप्त नहीं होता और बिगाड़ भी कभी खत्म नहीं होता, और खासकर राजनीति जैसे क्षेत्र में, सरकार में तो इसकी संभावनाएं कम ही रहती है। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और यही होता है, जब पार्टी बड़ी हो जाती है तो उसमें चीजें परिवर्तित होती दिखाई देती है। जयराम शुक्ल सर मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया और लूंगा मैं। सर, जैसा आप कह रहे थे, लंबा अनुभव है आपके पास, लंबा तजुर्बा है, कई सरकारों को आपने आते जाते देखा है, पर जैसे तैसे सरकार बढ़ी, अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, और कुछ लोग ऐसे भी रहे कि बीजेपी में एक अलग परिवर्तन ये भी देखने को मिला कि पार्टी डिफरेंस की बात तो होती रही है, लेकिन ज्यादातर, जैसे हमने मध्य प्रदेश में ही देखा, सत्ता पलट गई, कांग्रेस के लोग ज्यादा आ गए। आपने अभी इशारा भी किया कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिले। तो क्या यही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी पार्टी की विचारधारा को नहीं समझ पा रहे होंगे, किस तरह की विचारधारा है, और फिर वही विचारधारा पे वो चल रहे हो? तो ये सब चिंता का विषय भी हो सकता है पार्टी के भीतर। निश्चित तौर पे, और उनको संकेत प्रसंकेत दिए जा रहे हैं। यदि वो पार्टी की विचारधारा रीति नीति में जज्ब नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी उनको लंबे दिनों तक अपने कंधे पे ढो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो कभी इस तरीके से नहीं किया। बहुत बहुत मतलब एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि भंवर सिंह पोरसे भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी से आए। कांग्रेस पार्टी के वो बहुत दिग्गज नेता थे, मतलब यहाँ मुख्यमंत्री पद तक के लिए उनका नाम चलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आए हुए जब तो उनको राज्य मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने जी। और उनको उनके ही मतलब जो, तो ये भारतीय जनता पार्टी इस मामले में तो देखिए रिजिड तो है बिल्कुल। नए लोगों को वो किस तरीके से आकलन करके आगे ले जाती है। आपने वीरेंद्र कुमार जी का एक उदाहरण देखा होगा, टीकमगढ़ के साधारण से सांसद जिसे मतलब एक हफ्ते पहले वहाँ के विधायकों ने चमकाया हो, वहाँ की मीटिंग में उनको उठ जाने के लिए मजबूर किया हो, उनको सर माथे पे बैठा लिया। इसी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक भारी भरकम विभाग के साथ कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट का दर्जा दे दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। यही मतलब जो चिंतामणि जी कह रहे हैं, तो पार्टी विद डिफरेंस यही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्मीद ही नहीं करते कि उनको कभी विधायक बन पाएंगे या सांसद या मंत्री बन पाएंगे, लेकिन ऐसी किस्मत उनकी खुल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में ये विशिष्टता तो है। तो मुझे लगता है क्योंकि एक अनुशासन की डोर तो बड़ी कड़ी है, मतलब जो पार्टी के बीच का अनुशासन है। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी से के जनसंघ से लेके 1980 के बाद जब ये भारतीय जनता पार्टी बनी, तब तक देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को साइड लाइन करके अलग बैठा दिया गया। जी जी। मध्य प्रदेश में ही वीरेंद्र कुमार सकलेचा अलग रहे, उमा भारती जी को भी अलग बैठा दिया गया। वीरेंद्र कुमार सकलेचा कितने कद्दावर थे, मुख्यमंत्री थे। उमा भारती कितनी कद्दावर थी, मुख्यमंत्री थी। केंद्र में आप देखो बलराज मधोक कितने स्टॉलवर्ड थे, मतलब जनसंघ के अध्यक्ष थे। और तमाम ये अभी हाल ही में कर्नाटक भी हमने देखा, अभी हाल में कर्नाटक भी हमने देखा। कर्नाटक में येदियुरप्पा, मतलब ऐसा लग रहा था कि येदियुरप्पा के पास ही सत्ता की चाबी रहेगी हमेशा। तो मतलब इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती रही है। तो वो यदि कोई ये मानकर चले कि वो इस पार्टी की मजबूरी है, तो वो गलत फहमी में है। ये पार्टी तो मतलब सरकार से मैंने सरकार गिरा देना चाहेगी, लेकिन ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जब बिल्कुल पीक आ जाएगा तब, यानी डू और डाई की स्थिति जब आएगी, तो ये पार्टी खुद को कुर्बान हो जाना पसंद करेगी, लेकिन ऐसे लोगों को बर्दाश्त। चलिए सर, बहुत बहुत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी या देश में बात करने वाली पार्टी अब ऐसे लोगों को तलाश कर रही है जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जब 4 वरिष्ठ नेता बैठे तो चर्चा ऐसी है, हालांकि बंद कमरे में चर्चा होती है, क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन बात ही बात में कुछ बातें जो बाहर आ जाती, जिस पर हम भी चर्चा करते हैं। तो अब बीजेपी तलाश रही है अपने अदृश्य दुश्मन को। वो भी हो सकते हैं जो पार्टी के बाहर से, कांग्रेस के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो विपक्ष में है और लगातार हमला बोलती भी है, पर कुछ ऐसी बातें जनता के सामने रखती है जिससे छवि तार तार होती है। कुछ लोग पार्टी के भीतर भी हो सकते हैं, वो मंत्री भी हो सकते हैं जिन्हें काम कुछ और करना चाहिए, कर कुछ और रहे। तो नजर सब पर है और अब तलाश ऐसे लोगों की है
क्योंकि जब बैठक हुई उससे एक दिन पहले अमित शाह से भी लंबी मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री जी की और तत्काल बाद बैठक हो गई, तो स्वाभाविक रूप से कई ऐसे मुद्दे रहे होंगे, लेकिन पार्टी को तलाश है अदरक दुश्मन की। अब हमारा सवाल भी वही कि आखिर कौन है अदरक दुश्मन। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।